सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं बिल्कुल फिट, फैंटास्टिक, बिल्कुल मस्त होंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बड़ी प्यारी शुरुआत। आप सभी लोगों के बीच में हम सब लोगों ने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक किया हुआ है, बैंकिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उसी श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कई बार पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वहां पे कई बार पूछा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक एक सीरीज को हम लोग एक एक सवालों को पढ़ते हैं, समझते हैं और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आंसर करेक्ट या परफेक्ट आंसर हो सकता है। शुरुआत करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल देखिए। पहला पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। क्या कार्ड इज बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज्म व्हिच अलाउ द होल्डर ऑफ द कार्ड टू मेक परचेस विदाउट एनी इमीडिएट कैश पेमेंट। अच्छा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम, क्रेडिट या डेबिट या किसान क्रेडिट कार्ड। काफी अच्छा सवाल है और बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। देखिए, अ कार्ड इज बेसिकली अ पेमेंट, एक ऐसा कार्ड जो बेसिकली क्या एक एज अ पेमेंट मैकेनिज्म के रूप में काम करता हो। किसके रूप में काम करता हो? एक ऐसा कार्ड जो बेसिकली पेमेंट मैकेनिज्म के रूप में काम करता हो, विच अलाउ होल्डर ऑफ द कार्ड टू मेक परचेस विदाउट एनी इमीडिएट कैश पेमेंट। तो भैया, आपने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा बड़ा ट्रेंडिंग में है और हर एक व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है। नाम होगा मेरे भाई क्रेडिट कार्ड। अरे बोलो हाँ है ना? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इमीडिएट कोई कैश पेमेंट करते नहीं है। बैंक, हम देखो बैंक क्या करती है बेसिकली, बैंक अपना एक कार्ड हमें इशू करती है एक व्यक्ति को। जस्ट सपोज कि एसबीआई ने कार्ड इशू कर दिया, इस पे यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा होगा, इस पे हमें हमारा क्या लिखा होगा? इस पे कार्ड नंबर लिखा होगा, इसमें आपका व्यक्ति का नाम लिखोगे, जैसे सुचित लिखा हुआ है। अब इस कार्ड की एक लिमिट होगी। लिमिट मतलब जैसे सपोज इस कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये है कि लगभग मुझे जो है लगभग 45 से 50 दिन, है ना, 45 से 50 दिन का मुझे टाइम मिलता है। उदाहरण के जरिए अगर मैं मान के चलो, अगर 1 तारीख को अगर मैं स्वैप करता हूं तो भाई करेक्ट 50 दिन बाद जितना भी मैंने पैसा खर्च किया है, अगर 1 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर में, समझो 1 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर में मैंने सिर्फ 20,000 रुपए खर्च किया है। बैंक ने बोला 1 लाख रुपए आप लोग खर्च कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए खर्च करने की। बट मैंने कितना खर्च किया? मात्र और मात्र 20,000 रुपए खर्च किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बैंक मुझसे 1 लाख रुपए पे कराएगी। बैंक ने बोला था मैक्सिमम आप इतना पैसा आपको मैंने दे दिया कि 1 महीने में आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अब जो 20,000 रुपए है, अब 1 महीने के अंदर हमने 20,000 खर्च किया, तो अभी यहाँ पे 15 दिन, मतलब क्या, आज जैसे ही 15 दिन हो जाता है तो मैं इस 20,000 का मेरे पास बिल आएगा और मैं 20,000 का मैं भुगतान करूंगा। तो ये इमीडिएट कैश पेमेंट ना करने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कार्ड के जरिए हम लोग कोई भी पेमेंट परचेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट है? अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। वाओ, क्या मस्त सवाल पूछा गया है। बैंक क्रेडिट पॉलिसी, मॉरल सॉल्यूशन, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियो या अपर मार्केट ऑपरेशन। देखिए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये सर, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है क्या? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का साधारण सा मतलब होता है कि हम सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करें? कि भैया किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना है, किसको उधार देना है और किसको उधार नहीं देना है। उधार नहीं देना है, किसको नहीं देना है बताओ? जैसे जो स्पेकुलेटिव वाले हो गए, जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज के लिए अगर लोन कोई ले रहा है ना, कोई सट्टे बाजारी के लिए लोन ले रहा है, ऐसे लोगों को हमें उधार नहीं देना है। समझ में आई बात कि नहीं? तो उधार देना किसको है? जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, जो एमएसएमई सेक्टर हो गए, जो एजुकेशन सेक्टर्स हो गए हमारे पास, है ना, तो हमें इनके लिए कहीं ना कहीं हमें एक उधार की व्यवस्था कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आरबीआई ने गाइडलाइन बनाया हुआ है, आरबीआई ने एक गाइडलाइन बनाया हुआ है। क्या गाइडलाइन बनाया हुआ है? आयो देखते हैं। आरबीआई ने गाइडलाइन बनाया हुआ है कि भैया मिनिमम 40%, कितना? आरबीआई ने गाइडलाइन बनाया हुआ है कि मिनिमम 40% जो है आपको जो लोन है वो किसको देना है? वो आपको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उनको देने हैं। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर है, और प्रायोरिटी सेक्टर कितने? ऐसे 8 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 8 ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिनको आपको देना ही पड़ेगा लोन। जैसे अगर कोई कमर्शियल बैंक है, अगर वो 100 रुपए लोन देना चाहता है, तो 100 रुपए में से सबसे पहले 40% जो लोन है, ये कुछ 8 सेक्टर हैं, उनको लोन देना पड़ेगा। अब 8 सेक्टर कौन कौन से? पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा एजुकेशन सेक्टर, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चौथा पावर एंड एनर्जी सेक्टर, है ना।
फिर पांचवा हाउसिंग सेक्टर है ना, फिर छठा हमारे पास अदर सेक्टर, और सातवां हमारे पास क्या बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और एक आठवां भी हमारे पास कोई एक ऐसा शायद मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी है ना। तो ये हमारे पास टोटल 8 सेक्टर हैं। बैंक को इन 8 सेक्टर में लोन देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं, बैंक को देना ही पड़ेगा। ये नियम है आरबीआई का, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 देना ही पड़ेगा। कितना? 40% का लोन देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, 40% का लोन देना पड़ेगा। और ये जो 40% का जो लोन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? बोलो, ध्यान से बताओ। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग है वो 40% का लोन हमें कहीं ना कहीं दिलाता है, और इसी को हम लोग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हुआ सिलेक्ट करो, क्रेडिट मतलब उधार, किसको उधार देना है और किसको उधार नहीं देना, किसको कब उधार देना पड़ेगा और किसको कब उधार नहीं देना पड़ेगा, ये हमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक, अगर हम लोग बात करें तो एक कौन सा पार्ट होगा? तो बैंक रेट पॉलिसी नहीं है ये। देखिए मॉरल शोषण, ये मॉरल शोषण का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इस बात का दबाव बनाती है। मॉरल शोषण का मतलब क्या होता है? आरबीआई विल मेक अ प्रेशर। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई कहीं ना कहीं इस बात का दबाव बनाती है, मतलब आरबीआई विल मेक अ प्रेशर। किस बात का प्रेशर करती है? कि भैया जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, किसने बनाए हुए हैं? आरबीआई ने। उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाए हुए हैं, सभी वित्तीय बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। इस बात का प्रेशर क्रिएट करती है। कौन प्रेशर क्रिएट करती है? आरबीआई क्रिएट करती है। तो आरबीआई विल मेक अ प्रेशर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बोल सकते हैं बताओ? टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई। ऑलरेडी मैंने लिखवाया भी हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है, हाँ है ना, पक्का ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये मॉरल शोषण। अब मॉरल शोषण के जरिए आरबीआई बताती है कहां कहां किस किस सेक्टर में कब कब लोन देना है, और कहां कहां किस किस सेक्टर में कब कब लोन नहीं देना है। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बैंक रेट पॉलिसी आपको पता है, बैंक रेट बेसिकली एक वो रेट होता है जिस रेट पे कौन सा बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक बहुत लंबे समय तक के लिए व्यवसायिक बैंक को रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के जरिए सिक्योरिटी मॉर्गेज करके वो बहुत लंबे समय तक के लिए लोन दे रहा है। करंट में बैंक रेट कितना है आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 6.75, और रेपो रेट कितना है? 6.50 है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट कितना है बताइए? 3.35% है। सीआरआर कितना है? 4.5%। एसएलआर कितना है? ये अब आपकी बारी है, अब ये भी बताओगे। हाँ, सारा हम ही बता देंगे तो बात कैसे बनेगी। अच्छा, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका इसका मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हुआ कि सर बैंक, यानी सभी व्यवसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करती हैं? उनके पास जो भी कुल जमा आती है, मतलब जो भी उनके पास टोटल डिपॉजिट आता है, उसका कुछ प्रतिशत, जो भी कुल जमा राशि आती है उसका कुछ प्रतिशत, है ना, वो आरबीआई के पास एज अ कैश के रूप में जमा करती हैं। मैं एक, मान लो मैं मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या मैं मान के चलो एक कोई भी कमर्शियल बैंक हूं, तो मेरे पास जितना भी जमा राशि आएगा उसका कुछ प्रतिशत, जैसे 1,000 रुपए आए तो उसका कुछ प्रतिशत 4.5%, तो 4.5% कितना हुआ? 4.5 रुपए, सॉरी 45 रुपए। तो मैं 45 रुपए बिल्कुल कैश के फॉर्म में, नगद के रूप में मैं आरबीआई के पास जमा करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कैश रिजर्व रेशियो। और मैं क्यों जमा करूंगा आरबीआई के पास? भाई कैश रिजर्व रेशियो क्यों जमा होता है? इसलिए जमा होता है कि कल को अगर ये जो बैंक, ये जो जितने भी जो व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक है, अगर कल को ये अपने वित्तीय क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस के समय अगर उनको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आरबीआई ही अकेला एक संस्थान है जो उनको लोन की व्यवस्था करके देगा। आरबीआई के पास ही एक सोल अथॉरिटी, एक पावर, कहीं ना कहीं आरबीआई, हम लोग एक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में हमने पढ़ा होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या पढ़ा था? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कि भैया आरबीआई क्या है? आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई वित्तीय बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में जूझ रहा है तो आरबीआई ही एक क्या है? एट लास्ट ऑप्शन है। आरबीआई उसकी मदद करता है, ठीक है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से उसको बाहर निकालता है। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो चूंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाले, उस समय को आने से पहले हर एक व्यावसायिक बैंक, उनके पास जितना भी पैसा जमा रूप में आएगा, उनको कुछ प्रतिशत कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसी को स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी और ये भी पढ़ाया था।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हुआ कि सर एक ये विधि है जिसमें जो गवर्नमेंट के आधार पर, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी का सेल एंड परचेस करता है। सिक्योरिटी का क्या करता है, सेल एंड परचेस करता है। और सिक्योरिटी का सेल एंड परचेस करता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी का सेल कब करता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मान के चलो मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटी क्या किया जाएगा बताओ, इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा। और अगर मार्केट में मान लो अगर डिफ्लेशन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन मेरे भाई, अगर मार्केट में अगर मान लो इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा बताओ, सिक्योरिटी को सेल नहीं करके हम लोग सिक्योरिटी को परचेस करेंगे। तो सिक्योरिटी को सेल कब करना, क्योंकि सेल करेंगे तो मार्केट से जो पैसा है वो आरबीआई के पास वापस आएगा, है ना। और यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, है ना, डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा नहीं होता। भाई डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा होता है क्या, नहीं। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो अगर हम लोग वही सिक्योरिटी परचेस करेंगे तो वापस से पैसा, मनी सप्लाई मार्केट में जाएगी। ये भी प्रक्रिया मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, चलो एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है भाई। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हुआ कि हम किसको लोन दे, किसको लोन नहीं दे, किसको उधार दे, किसको उधार नहीं दे। तो ये आरबीआई बताती है कि किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना है। आरबीआई डिसाइड करती है, समझ में कि नहीं है। आरबीआई बताएगी किसको उधार देना है, नहीं देना है। और इस जो भी आरबीआई बोलेगी, ये प्रेशर सभी कमर्शियल बैंक पे होता है, सभी कमर्शियल बैंक पे होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार का जो मॉरल सॉल्यूशन का जो फीचर होता है ना, वो यही बताता ही है कि आरबीआई विल मेक अ काइंड ऑफ प्रेशर टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई प्रेशर बनाती है सभी कमर्शियल बैंक पे कि आपको कौन सी बात माननी है आरबीआई की, आपको हर हालत में आरबीआई की बात माननी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो आरबीआई विल मेक अ काइंड ऑफ प्रेशर, क्या, कि टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ। तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का ये हमारे पास फीचर्स है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, मुझे बताओ जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या, चलो फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉल्स, इसको थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, गलत है। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा देखिए और बताइए। अरे बोलो, इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक आर अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, अच्छा जी ठीक है, फॉल्स की बात बोल रहा है। Prior to nationalization, commercial bank in India were generally concerned with the profit maximization only. Nationalization has enhanced the efficiency of commercial bank. ओहो अच्छा, nationalization has enhanced the efficiency of commercial bank, ठीक है। Bank nationalization in India was prompted by the necessity of credit facility reaching to the rural sector and weaker section of society, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस वो बताया कि फॉल्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नेशनलाइजेशन हुआ क्यों था, राष्ट्रीयकरण जो है, राष्ट्रीयकरण हुआ क्यों था, थोड़ा सा इस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। अगर इसको समझ में आ जाएगा तो इसका, अगर ये समझ में आ जाएगा फिर तो बात बन जाएगी।
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इज फॉल्स। सबसे पहले हमें राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसके पीछे उद्देश्य क्या था, है ना, वो देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे पास जो नेशनलाइजेशन है वो नेशनलाइजेशन बेसिकली 2 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? राष्ट्रीयकरण हमारे पास 2 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? फिर से देखो, 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2। राष्ट्रीयकरण हमारे पास 2 फेज में हुआ था, एक फेज 1 और एक फेज 2। एक फेज 1, एक फेज 2, पक्का ना? फेज 2, आप समझिए, एक फेज 1 और एक फेज 2। फेज 1 में कब हुआ था? 1969 में हमारे पास लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 14 बैंक वो बैंक थे जिनका डिपॉजिट, जिनके पास जमा कितनी राशि रखी थी बताओ? 50 करोड़ रुपए। कितना? कल ही लिखवाया है, 50 करोड़ रुपए। सेकंड फेज 1980 1980 में। सेकंड फेज कब कब हुआ था? 1980 1980 में। और कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 2 फेजेस में राष्ट्रीयकरण हुआ था और टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2 फेजेस में राष्ट्रीयकरण हुआ था। टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं? अब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये सभी के सभी जो बैंक थे ना, ये सभी के सभी लॉस में थे। इन सभी बैंकों में, देखिए समझना ध्यान से, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, सभी बैंक क्या थे? लॉस में थे, लॉस मेकिंग बैंक थे। सबसे पहली बात, बिजनेस होते, मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस, मतलब क्या, कहीं ना कहीं इनको लॉस हो रहा था। उनके पास पूंजी की कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की क्या थी? कमी थी। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं क्या, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात कर लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, है ना, चाहे वो मास रीच की बात कर लो, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना, नहीं वो अच्छे वेलफेयर तरीके से काम कर पा रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? और ना ही उनके पास अच्छा मैन पावर होगा, उतना उतना उनके पास जो मैन पावर जो होना चाहिए, जो कि नहीं था। तो हमने सोचा, मतलब सरकार ने सोचा, भाई देखो ऐसा है, ये तो बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे फिर तो बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद हो जाएगी? ये तो अच्छे तरीके से फिर तो काम ही नहीं कर पाएगी ना भाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो उसमें बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और बहुत सारे बैंकों को मर्ज भी किया गया। समझ में कि नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण और मर्ज करने से क्या हुआ? उनके पास मैन पावर, पूंजी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स, है ना, और जो लॉस मेकिंग बिजनेस थे उनको सहायता प्रदान की गई। सरकार के बहुत विभिन्न विभिन्न जो कमेटी है, एक्सपर्ट्स के जरिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए बैंकिंग सेक्टर्स में, कि कैसे कैसे करके बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा बनाया जाए। तो वो चीज हम लोगों ने क्या किया? राष्ट्रीयकरण में सोचा था। तो हम लोग तो सोचे थे कि भैया बहुत दूर तक पहुंचेंगे अपनी बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम प्रणाली को, है ना, अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छा होगा, प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा। बट आज भी बहुत सारे बैंक लॉस में हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ, नॉट अचीव। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है पहला, है ना, कि भैया हम प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे, बहुत गांव गांव तक पहुंच जाएंगे। आज 2024 में जी रहे हैं हम लोग, 2024 में। राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, है ना। समझ में कि नहीं है? पता नहीं, देख लो कितने 60-70 साल हो गए, है कि नहीं? मेरे भाई, इतने साल होने के बाद भी आज भी ऐसे भारत देश में लगभग बहुत सारे, लाखों में ऐसे लोग हैं, हजारों में नहीं है, लाखों में ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, या जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जिनको डर लगता है, या जो बैंकिंग वाली जो एक्टिविटी गतिविधि है वो नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सारा नगद में काम करते हैं। तो उनकी संख्या 100 200 500 हजार की नहीं, लाखों की संख्या है। अभी जब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टर्म आया था, एक टर्म है वित्तीय अवेयरनेस, वित्तीय समावेशी, हिंदी में बोलते हैं उसको, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टर्म आया था। उसमें यह बताया गया कि लगभग 72,000 लगभग 72,000 गांव ऐसे हैं
जहां पे लोगों का कोई एक भी अकाउंट नहीं है ना। एक एवरेज बात की गई कि लोगों के पास वहां पे जो जो एक बैंकिंग सिस्टम से अवेयर नहीं है। बेसिकली बैंकिंग नाम सुना है कि भाई बैंक होता है, बट वो बैंक करता क्या है और किस तरीके से एक व्यक्तियों के लिए लाभदायक है वो नहीं पता। आप छोड़ो, आप अपने घर में अपने माता पिता या अपने अपने आसपास अपने आस पड़ोस में जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, माफी चाहूंगा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना, शब्दों के लिए माफी चाहता हूं, बट समझाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, अगर आप उनसे पूछो कि बैंक का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, बैंक जो हमारे यहां पे है वो करती क्या है, शायद ही वो बता पाए, है कि नहीं। शायद ही वो एक सही जो फंक्शंस हैं बैंकों के वो बता पाए। समझ में कि नहीं है। तो जो एक ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था कि पूरा हर एक लोगों तक बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना, सभी देश की अर्थव्यवस्था का जो डिपॉजिट है हम अपने पास सुरक्षित रूप में रखेंगे और अलग अलग जगह पर निवेश करेंगे, बैंकों को प्रॉफिट मोटिव पे काम करेंगे, नहीं, वो अचीव जो ऑब्जेक्टिव था आज तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही, राष्ट्रीयकरण से पहले, ओह क्या हो गया भाई, राष्ट्रीयकरण, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रीयकरण से पहले जो जितने भी जो बैंक हैं वो कहीं ना कहीं क्या थे, सब प्रॉफिट पे ध्यान देते थे, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक, हाँ इससे एफिशिएंसी आई है भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया वाज प्रॉम्प्टेड बाय द नेसेसिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, है ना, अच्छा ठीक है, रीचिंग द रूरल सेक्टर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल नेशनलाइजेशन ऑफ, राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ भाई, चौथा ऑप्शन क्या कहता है, राष्ट्रीयकरण से हम लोगों ने जो गांव में जो वीकर सेक्शन है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उन तक भी हमने पहुंचने की कोशिश की, उन तक को हमने लोन देने की कोशिश की, बिल्कुल किया। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी बैंक है, नाम सुना होगा आपने, नाबार्ड की हमने स्थापना की। क्यों? क्योंकि रूरल सेक्टर में हम लोग रूरल बैंकिंग को चलाया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बैंकिंग की सुविधाओं को प्रदान किया कर सके। हम लोग कृषि एग्रीकल्चर लोन देते हैं, हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड को लेके आए हम लोग, है कि नहीं है। तो एक प्रकार से तमाम प्रकार की इंश्योरेंस लेके आए, फसल बीमा योजना, बहुत सारी चीजें लेके आए जिससे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कहीं ना कहीं इस बैंकिंग सिस्टम को पहुंचा सके। तो ये हमने काम किया है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमजोर सेक्शन है, जैसे एमएसएमई, जो छोटे मोटे अचार बना, जैसे अचार बना रहा है, टिश्यू पेपर बना रहा है, दोना पत्तल बना रहा है, बिस्किट बना रहा है, ये जो छोटे मोटे जो सेक्टर है, वीकर सेक्शन, इनको भी लोन हम लोगों ने दिया है, जिसको एमएसएमईज बोलते हैं हम लोग। इनको हमने एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अभी मैंने पढ़ाया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितने सेक्टर आते हैं, 8 क्षेत्र आते हैं। सरकार, आरबीआई ने इन 8 क्षेत्रों को अलग किया और बोला कि भैया 40% जो लोन है इन 8 क्षेत्रों में बांटो। कोई भी बैंक अगर लोन देना चाहती है, 100 रुपए लोन देना चाहती है, तो 40% लोन पहले इन 8 क्षेत्रों में बांटो, उसके बाद 60% किसी में बांटो, अंबानी अडानी किसी को तो कोई मतलब नहीं है। ये कहानी पक्का ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बहुत बढ़िया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ट्रू, ट्रू मतलब सही। अरे यार, अब इसका आंसर बताओ, थोड़ा देखो, सोचो, हर एक सवाल के पीछे लॉजिक है, लॉजिक से सोचोगे आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा, लॉजिक से सोच के तो देखो, लॉजिक से सोच के तो देखो भाई। चलिए देखिए क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू की बात करें कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही होगा। द करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में थोड़ी है भाई, दुनिया में थोड़ी है, सिर्फ इंडिया में तो है।
समझ में कि नहीं है? इंडिया में देखिए लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि हम एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। आज हमको कोई 500 रुपए का नोट देगा, अगर हम बोले हम नहीं लेंगे, कंप्लेन कर दोगे हमारे खिलाफ, हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? कंप्लेन कर दोगे हमारे खिलाफ तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ यहां पे कि हम मना नहीं कर सकते लोन लेने से। लोन लेना, पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि वो लीगल टेंडर में। अब भारत देश कनाडा को रुपए में भुगतान करना चाहे, कनाडा अगर मना कर देगा, आरबीआई कुछ नहीं कर सकती। दूसरा देश मना कर सकता है हमारी करेंसी को एक्सेप्ट ना करने से, बट हमारे भारत देश में रहने वाले लोग, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति विशेष, वो नहीं मना कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भारत देश के मूल निवासी हैं। भारत देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, उन्होंने भारत देश में जितनी भी मुद्रा जारी की है वो लीगल टेंडर के अंतर्गत आते हैं, है ना? हम मना नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। मैं ट्रू पूछा हुआ है। द टेबल्स आर सॉल्व्ड बाय द आरबीआई फॉर रेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। देखिए बिल्कुल सही बात है, एक साल, विद इन 1 ईयर के लिए किया जाता है भाई, एक साल के अंदर के लिए किया जाता है, आप सभी को पता है ना? 91, हाँ 182 डेज और 364 डेज के लिए किया जाता है, ठीक है? समझ में कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छा, इसी एक 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 होता है, देखो ध्यान रखना है, एक होता है टी बिल्स। पहले जो टी बिल्स था, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो टी बिल्स था 7 दिन, 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, ठीक है, और 364 डेज के लिए इशू किया जाता था। बट हुआ क्या, ये जो 7 और 14 दिन के लिए था इसको खत्म कर दिया। अब टी बिल्स इतने 91, 82, 364 डेज के लिए किया जाता था। 7 और 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हमें इशू करना पड़ेगा कैश मैनेजमेंट बिल्स। क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो थोड़ा सा इनकी मैच्योरिटी पीरियड ध्यान रखना, ठीक? और ये हमारे बेसिकली जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं क्या करता है बताओ, मदद करता है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ हमारे पास? कार्यशील पूंजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। कि कहीं ना कहीं जो डे टू डे की जो वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे का जो बिजनेस ऑपरेशन है, डे टू डे का जो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, उसको ठीक ठाक करता है। नेक्स्ट, ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग दोज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट नीड अ लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई टू डू द बैंकिंग बिजनेस। बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए वैसे बिजनेस कर लोगे, है ना, जीने नहीं देगी बैंक, ठीक है? चलो बहुत सुंदर। अच्छा पूछा क्या हुआ है? अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ना? चलो बहुत बढ़िया। तो द टेबल्स आर सोल्ड बाय द आरबीआई फॉर रेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। देखिए आरबीआई नहीं सोल्ड करती है यार, देखो आरबीआई टेबल्स जो है, आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट शो करता है। गवर्नमेंट टेबल्स जो है, ये टेबल्स कौन शो करता है बताओ? ये गवर्नमेंट शो करता है, ठीक है ना? शोल्ड बाय द आरबीआई। अच्छा, फॉर रेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है? तो टेबल्स जो है वो सोल्ड बाय द आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट, ठीक है? द आरबीआई इज अ बैंकर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। भाई बिल्कुल सही बात है, आरबीआई बैंकर है। कैसे है बैंकर? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अकाउंट को मैनेज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को भी मैनेज करती है और स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को मैनेज करती है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही अकाउंट को मैनेज करती है। समझ में कि नहीं है? तो टी बिल्स आरबीआई के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा बेचा जाता है। ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग दोज ऑन बाई गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट वाले जो होंगे उनको आरबीआई से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बट जो आरबीआई से, जो आरबीआई की जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, उनको एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उनको नेशनल क्या बोलता है, लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ट्रू पूछा हुआ है ना? एम नरसिम्हम हेडेड, ये जो एम नरसिम्हम जो कमिटी है, द वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इन जुलाई 1975 फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी, द कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम 1991, द कमिटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, या ऑल ऑफ द अबव। काफी प्यारा सवाल है, बताओ फास्ट। ये काफी प्यारा सवाल है, एक बार सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फिगर आउट कीजिए। फिगर आउट कीजिए इसका आंसर क्या होगा।
चलो भाई बताओ जल्दी से, फास्ट, कम ऑन, कोशिश करना है, कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है। चलो इसका आंसर फिगर आउट कीजिए जल्दी से, फास्ट, क्या आंसर हो सकता है? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? जस्ट बी थिंक। एक बार देखो जल्दी से, फास्ट, है ना। एम नरसिम्हम हेडेड बाय द द वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975, जो कि आरआरबी के जरिए सेटअप हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बेसिकली हम लोग थोड़ा एम नरसिम्हम के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ना एम नरसिम्हम के बारे में पढ़ते हैं, जब थोड़ा सा पता लगेगा हमें। जो नरसिम्हम साहब हैं, ये फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में, है ना। जो एम नरसिम्हम जी है ना, ये बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स के जनक कहलाते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रिफॉर्म्स। मैं बोल सकता हूं क्या कि ये बेसिकली बैंकिंग, है ना, रिफॉर्म के जनक भी बोलते हैं इनको, इनको जनक कहते हैं। समझ में नहीं है? बैंकिंग रिफॉर्म के जनक भी हम लोग इनको कहते हैं। देखिए 1975 में हमने आरआरबी की स्थापना की थी, बिल्कुल, किस कमेटी के तहत? नरसिम्हम के तहत। इसका उद्देश्य क्या था कि रूरल सेक्टर में बैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रमोट करना, और कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, रूरल लोन्स को, रूरल क्रेडिट को हम लोग प्रमोट करेंगे। आरआरबी का उद्देश्य क्या था कि टू प्रोवाइड, क्या उद्देश्य था कि हम लोग जो रूरल क्रेडिट है, रूरल क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो क्या? रूरल क्रेडिट मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को लोन की अगर आवश्यकता होगी, अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या कोई छोटे मोटे व्यवसाय के लिए, तो आरआरबी जो है उनकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। द कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम इज इन 1991, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास 1991 में भी हमारे पास क्या दिया था, नरसिम्हम कमेटी ने क्या किया था कि रिकमेंड किया कि भैया मर्जर टू क्रिएट अ स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर मेगा बैंक्स, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम 1991 में उन्होंने दिया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। द कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1997 में दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा ना एक चीज और समझ लेते हैं। जो कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म है, ये कहता क्या था, ना। ये जो कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो 1997 है, ये इसके दो उद्देश्य थे, है ना। थैंक यू भाई, कोई कोई इशू नहीं। ये जो कमेटी है ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके दो उद्देश्य हैं। किसी को दो उद्देश्य के बारे में पता है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी को ये दो उद्देश्य के बारे में पता है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई, बताओ।
द कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1997, ठीक है। इम्प्रूव द स्ट्रक्चर। देखिए इसने बेसिकली दो, मतलब इन्होंने, सॉरी आई एम सो सॉरी, द कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1997, इन्होंने दो रिफॉर्म्स दिए। इन्होंने कहा कि जो लास्ट 4 क्वार्टर अगर कोई बैंक ने अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया है, रिसीव्ड ऑन लोन, तो आप उसको एनपीए घोषित कर दो। हालांकि अभी ये एनपीए की डेफिनेशन अभी चेंज हो गई है। अभी एनपीए की डेफिनेशन ये है कि अगर आपको 4 क्वार्टर नहीं, अगर आपने 3 महीने से बैंक ने अगर कोई लोन दिया किसी को, मान लो बैंक ने अगर 1 लाख रुपए का लोन दिया, अगर वो 3 महीने तक ना ही वो प्रिंसिपल जमा कर पाया यानी मूलधन, ना ही वो इंटरेस्ट जमा कर पाया यानी ब्याज, अगर बैंक, समझो ध्यान से, अगर बैंक किसी को लोन दे रही है, मान लो किसी XYZ को लोन दिया, भाई हर महीने ईएमआई जमा करनी पड़ती है, बट वो हर महीने, मतलब 3 महीने तक लगातार, 3 महीने लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू 3 महीने तक, यहां लिख लो कंटिन्यू लगातार। अगर वो 3 महीने लगातार अगर वो मूलधन भी नहीं जमा कर पाया और ना ही वो ब्याज दे पाया, तो बैंक का वो जो पैसा है वो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में चला जाता है, कि वो एनपीए चला गया। अभी ये डेफिनेशन अभी की है जो अभी बैंकिंग सिस्टम में फॉलो हो रहा है, बट चूंकि 1997 में एम नरसिम्हम साहब ने एनपीए को कुछ अलग तरीके से बताया। इनका कहना था कि अगर 4 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, तो 4 क्वार्टर में कितने महीने, 12 महीने, तो लास्ट 4 क्वार्टर में, तो मतलब टोटल 12 महीने में, अगर पूरे 1 साल तक 12 महीने तक अगर किसी ने अगर इंटरेस्ट या मूलधन दिया ही नहीं, तो वो बैंक का पैसा एनपीए कहलाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो बैंक का पैसा एनपीए कहलाएगा। एक तो ये बात कही थी उन्होंने। दूसरा बात कहा उन्होंने कि देखो जी ऐसा है कि बैंकिंग के सीआरआर और एसएलआर इसको रिड्यूस किया जाए, इसको कम करो, और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला टर्म लेके आओ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझते हो क्या, कि भैया वित्तीय समावेशी, वित्तीय समावेशी, ठीक है। ये 3 बातें बताई थी, पहली बात, दूसरी बात, है ना, और तीसरी बात। देखिए ये जो लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ध्यान से समझोगे ना तो हिंदी इंग्लिश सब समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनके मैं पीडीएफ जो है, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ मैं आपको हिंदी में डलवा दूं, ठीक है। किसी कारणवश ये आज इंग्लिश में ही मैं क्वेश्चन लेके आ गया, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इतनी भी कोई टफ हिंदी इंग्लिश नहीं लिखी हो कि आपको समझ नहीं है। हाँ एग्रीड, मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हिंदी में होना चाहिए था, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ व्यक्त, है ना, बट अगर आप कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे। मैं बाकी एक एक पॉइंट को मैं तो समझा ही रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन, बट हाँ मैं इसके हर एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में डलवा जरूर दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए। तो आ जाओ एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एम नरसिम्हम साहब ने जो 1997 में अपने रिफॉर्म्स में 3 बातें कही थी, वो क्या थी। पहली बात कि लास्ट 4 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में 3 महीने, तो लास्ट 4 क्वार्टर से अगर किसी उधारकर्ता या ऋण धारक ने अगर वो लोन का ना ही मूलधन जमा किया, ना ही उसने ब्याज जमा किया, ना ही मूलधन जमा किया, ना ही ब्याज जमा किया, वो बैंक अपना एनपीए मान लेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया, ठीक। अभी दूसरे के सीआरआर एसएलआर को बोला रिड्यूस कर दो। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करती है, समझिए ध्यान से, मैंने आपको मनी क्रिएशन पढ़ाया होगा बहुत पहले, और मनी क्रिएशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर बैंक के पास अगर 1000 रुपए है तो 1000 रुपए में से सबसे पहले सीआरआर निकालती है, फिर एसएलआर निकालती है, और इसके बाद ही आगे फर्दर लोन अमाउंट देती है। पहले सीआरआर निकालेगी, फिर एसएलआर निकालेगी, फिर फर्दर आगे लोन अमाउंट देती है। समझ में है कि नहीं है? जैसे अगर सीआरआर मान लीजिए अगर 50 रुपए है, ये मान लीजिए 70 रुपए है, तो 120 रुपए या मान लो ये 30 रुपए है और ये 70 रुपए है, तो दोनों का निकालो तो 70 और 30 के 900 हुआ, तो 1000 में से 100 निकाल लेगी, बाकी बचा 900 रुपए बाजार में लोन देगी, है कि नहीं है? तो
ये भाई साहब मतलब जो नरसिम्हम जी हैं वो ये कहते हैं कि आप इनको रिड्यूस कीजिए, 70 की जगह 30 लीजिए, 30 की जगह 10 ले लीजिए, क्योंकि जब ये रिड्यूस होगा तो बाजार में बहुत सारा लोन अमाउंट जाएगा। जब हम सीआरआर एसएलआर देखो ना, आप अभी सीआरआर को और एसएलआर को अगर कम करोगे तो सीआरआर एसएलआर मान मिला के मान लो अगर 40 रुपए हुआ तो अभी हम 900 रुपए नहीं 960 रुपए लोन दे पाएंगे। बाजार में खूब सारा लोन दीजिए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंडस्ट्री खुलेगी बहुत सारा, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, तमाम प्रकार के सकारात्मक बदलाव होंगे। इनका क्या कहता है वित्तीय समावेशी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? एक शब्द मैंने समझाया, वित्तीय समावेशी। वित्तीय समावेशी को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर मैं समझाऊं एक सिंपल से शब्द में तो वो ये है कि टू अवेयर अबाउट द बैंकिंग सिस्टम टू द जनरल पब्लिक। सामान्य जनता, सामान्य पब्लिक या देश की अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम से अवेयर होना चाहिए। अब बैंकिंग सिस्टम से अवेयर होना चाहिए मतलब क्या हुआ, आप देश के प्रत्येक नागरिक को यह पता होना चाहिए बैंक हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि बैंक करती क्या है, और ये यही नहीं पता कि बैंक एक व्यक्ति के लिए कितना बहुत ज्यादा लाभदायक है, वो नहीं पता है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बैंक क्या है, क्या करती है, और एक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक के लिए कितना बेनिफिशियल है। यही सबको जानकारी प्रदान करना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो एम नरसिम्हम साहब ने कहा भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो चीजें हैं इसको भी लेके आओ, मतलब वित्तीय समावेशी, सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस करो, और 4 क्वार्टर में अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ तो उसको क्या कर दो, एनपीए घोषित कर दो। ये 3 बातें किसने कही, हमारे पास नरसिम्हम कमेटी ने कहा, नरसिम्हम कमेटी के द्वारा क्या कहा गया, और इन्हीं को क्या बोल दिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बोल दिया। अब कल को मत बोलना बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सर क्या होता है नहीं पता। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म यही है जो कि एम नरसिम्हम साहब ने दिया था, कब, 1997 में दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आया? आरआरबी की स्थापना क्यों हुई थी ये भी मैंने बता दिया। चलो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा इसका आंसर तो बता दो, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे डिस्कस करें। ये ध्यान रखिएगा एम नरसिम्हम साहब को हम लोग फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी बोला करते हैं। नाबार्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, चलिए नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन के अनुसार हुई थी? ओहो, बताइए भाई। चलिए बताओ भाई। हम्म, तलवार कमेटी, टंडन कमेटी, क्रैफी कार्ड कमेटी या जेम्स राज कमेटी? बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, एकदम एकदम। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलिए देखिए। हम्म, थोड़ा सा सोचिए इसके बाद बताइए बेसिकली आंसर क्या होगा, बताओ।
आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ और हिंट के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो तलवार कमेटी है, तलवार कमेटी क्या है, 1997 में आया था, 1997 में आया था, ठीक है। और ये क्यों आया था बताओ? ये बेसिकली देखो तलवार कमेटी कब आया था? तलवार कमेटी आया था हमारे पास 1997 में आया था, ठीक है। और ये कब क्यों? 30 अप्रैल 1997 को लिख लो। और इसके पीछे कारण मतलब आया क्यों था बताओ? कि जो पेंशनरी बेनिफिट है और सर्विस कंडीशन टू द सर्विस, है ना, जो ईडी के एजेंट हैं, ईडी के जो एजेंट हैं उनको कहीं ना कहीं पेंशनरी बेनिफिट बेनिफिट और सर्विस बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो पेंशनरी बेनिफिट और सर्विस बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था बताओ? तलवार कमेटी की स्थापना की थी। कब? 30 अप्रैल 1997 को, कि आप ईडी के एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज कीजिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 साल जो है प्रमोशन का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 30 साल के बाद किसी का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, 50 साल होना चाहिए। समझ में है कि नहीं है? इस तरीके से भाई हमारे पास जो है कहीं ना कहीं उनको 2 बार उनका जो है पेंशन, है ना, पेंशन में जो पेंशन में भी जो स्केल लागू कर दो कि 2 बार उनका जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ये बातें हमारे पास दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा टंडन कमेटी। अब ये क्या है? ये 1974 में बनाया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई के कुछ एक्सपर्ट ग्रुप हैं, आरबीआई के कुछ एक्सपर्ट ग्रुप है ना, आरबीआई के कुछ एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा ये टंडन कमेटी बनाई गई थी। और इसका कार्य क्या होता है बताओ? टंडन कमेटी जो एक्सपर्ट ग्रुप है, इसका कार्य क्या होता है? इन्होंने बताया कि भैया जो बैंक क्रेडिट पे फोकस करो, बैंक क्रेडिट पे फोकस करो। मतलब क्या कि आप देखो कि किसको लोन की जरूरत है और किसको जरूरत नहीं है। जिसको मतलब एक लग्जरी चीजों के लिए लोन लेना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही अपने शौकिया के लिए लोन लेना चाहता है, ठीक है, समझ में है कि नहीं है? तो उसके लिए बेसिकली आप सिक्योरिटी बेस्ड लोन दो। मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या? उससे कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लो, मॉर्गेज करवा लो। बट वो किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है ना, उसको अगर लोन देना है तो बेसिकली आप बिना सिक्योरिटी को लोन दे सकते हो। मतलब बैंक क्रेडिट से संबंधित बहुत सारी बातें की कि बैंक कैसे कैसे कब कब किसको किसको क्रेडिट देगा, क्या नहीं देगा, वो सारी संबंधित 1974 में आरबीआई द्वारा एक गठित समिति के द्वारा, उसी को हमने टंडन कमेटी बोल दिया। जो शिव रमन, सॉरी, क्लैफिकार्ड कमेटी है, इसको हम लोग शिव रमन कमेटी बोला करते हैं, शिव रमन कमेटी बोलते हैं, जो कि हमारे पास 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में आया था। कब आया था बताओ? 12 जुलाई 1982 में आया था शिवरमन कमेटी। और इसी के जरिए हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड की स्थापना की थी जिससे कि क्या हो सके बताओ? इसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी कितनी थी बताओ? ऑथराइज कैपिटल मेरे भाई 30,000 करोड़ था। कितना था? 30,000 करोड़ था मेरे भाई। ये आपको बात समझना पड़ेगा। और इसी के जरिए हमने क्या किया था? नाबार्ड की स्थापना की थी। तो क्या नाम था क्या? और ये नाबार्ड का उद्देश्य क्या था? कि कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों का डेवलपमेंट करने के लिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों का समान रूप से विकास करने के लिए, इनका भी विकास हो सके। ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, ये दोनों में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल एरिया है, उसमें विकास नहीं दिख रहा। तो इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई ग्राफिक की कमेटी के जरिए। तो इसके जरिए वो रूरल एरिया और एग्रीकल्चर सेक्टर को वो क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, तमाम प्रकार के लोन देंगे, तमाम प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तमाम प्रकार के ऐसे इनपुट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि क्या होगा? देखिए डायरेक्ट लोन नहीं देते। अगर कोई किसान जो है डायरेक्ट नाबार्ड के पास से लोन नहीं ले सकता, नाबार्ड इनडायरेक्ट वे में लोन देती है, ये ध्यान रखिएगा।
है ना, इनडायरेक्ट वे में लोन देता है, ध्यान रखिएगा। मतलब नाबार्ड देगा आरआरबी को, और आरआरबी किसको देगा बताओ, आपको देगा। आप डायरेक्ट आरआरबी से ले सकते, जैसे आप आरबीआई से डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते, ऐसे नाबार्ड से भी आप लोन नहीं ले सकते। तो इनडायरेक्ट वे में मदद करता है। पक्का ना, समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ, जेम्स राज कमेटी किससे रिलेटेड है? एक अगला हमारे पास पॉइंट है, जेम्स राज कमेटी। जेम्स राज कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है? देखिए हमारे पास जेम्स राज कमेटी जो है हमारे पास बैंकिंग कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो कब आया था? 1972 में आया था, 1972 में आया था। ठीक है, चलो। ठीक है, तो 1970 हम लोग बोल सकते हैं 1972 में आया था बेसिकली, बैंकिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। कब आया था? 1972 में। और जिन्होंने चिट फंड के ऊपर बात की थी, किसके ऊपर बात की थी? चिट फंड के ऊपर। Reserve Bank of India is an existence wing of Ministry of Finance, Government of India, a body corporate having perpetual succession and a common seal. Yeah, and institutions owned by the Indian Bank Association or private sector company. वाओ, यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड हमें कुछ बात बतानी है। सवाल आपको लग रहा होगा ठीक ठाक सवाल है, बताइए आंसर क्या होगा, बताओ फर्स्ट। बताइए, फास्ट बताओ, फास्ट बताओ क्या आंसर होगा। चलो, चलिए सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट का आंसर क्या होगा, कोशिश करना है। एक बार ध्यान से पढ़ना है। An institution owned by the Indian Bank Association, a private sector company, a body corporate having a perpetual succession and a common seal, or an extension wing of the Ministry of Finance, Government of India.
चलिए कोशिश कीजिए, बताइए आंसर। देखिए ध्यान से सवाल लिखते हैं और फिर बताता हूँ कि कैसे आंसर फिगर आउट करना है। देखिए एक्सटेंशन विंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं है, देखो ऑन करती है वो, ठीक है, बट वो ऑन करती है आरबीआई, बट आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इसलिए देखो मैं समय देता हूं कि आप लोग पढ़ें सवाल को, एक एक शब्द को पढ़ें। मैं ही लगातार बताता रहूंगा ना, सवालों को आप पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो ऑन करती है भाई, सिंपल सी बात है, बट वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, ऑटोनोमस बॉडी है वो। बोल सकते हैं क्या कि आरबीआई क्या है, एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी है, नोमस बॉडी है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अब बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा है जो परपेचुअल सक्सेशन के रूप में काम करता है और इसका एक कॉमन सील है, बिल्कुल सही बात है। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वो बैंकों को रेगुलेट और मॉनिटर और सुपरवाइज करता है, तमाम प्रकार की फैसिलिटी भी प्रदान करता है। इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय इंडिविजुअल, नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर का नहीं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर के रूप में काम करती थी, बट बिफोर 1949 क्योंकि 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तो आरबीआई क्या हुआ 1949 से पहले, प्रायर टू 1949 अगर मैं बात करूं, मतलब जब 1 अप्रैल 1935 में आया था ये, तो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1949 तक ये क्या था, एक हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के रूप में काम करता था, बट 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो लेट्स मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। काफी अच्छा, काफी प्यारा सवाल है। लिस्ट वन को लिस्ट दूसरे से मैच कीजिए, लिस्ट वन को लिस्ट दूसरे से मैच कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, लिस्ट वन को लिस्ट दूसरे से मैच करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा, बताओ फास्ट। लिस्ट वन है हमारे पास, लिस्ट टू है, ध्यान से देखो, और लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच, कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस, और एरेडा, सेबी, आरबीआई, ट्राई। ठीक है, चलो बताओ सभी लोग पास। देखिए कैपिटल मार्केट बेसिकली आप सभी को पता है, बेसिकली ये सेबी मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात होती है, हालांकि मनी मार्केट आरबीआई बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या लिखा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का है, टेलीकॉम ट्राई का है, किसका है, ट्राई, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ, इसका आंसर होगा, प्यार से बता दो, तो ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड मतलब ए इसमें, तो सी का क्या है, सी का फोर्थ, सो सी का फोर्थ, तो हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में कि नहीं, क्योंकि ए बी का तो कॉमन था, सी से हमें हमारे पास अलग हो गया और आंसर किसी ने दिया नहीं। हाँ ऐसा ही है, खूब शैतानी चल रही दबा के। चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये भी अच्छा सवाल है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कीजिए। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करो भाई।
अरे भाई बताओ जल्दी से फास्ट, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करो, कुछ नहीं रखा इसमें। चलो भाई बताओ। ओह चलो, क्या बोला हुआ है? एसबीआई 1955 में, देखो एसबीआई कैसे आया था आपको बता दूं। हमारे पास तीन इंपीरियल बैंक, तीन बैंक थे। बैंक ऑफ बॉम्बे था ना, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो तीन बैंक था, इन तीनों बैंक को हमने मर्ज किया। इन तीनों बैंक को हमने क्या किया? मर्ज किया। कब? 1921 में। और 1921 में मर्ज करने के बाद हमने इसका नाम क्या रख दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1921 में। और इसके बाद 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना, इसी 1955 में हमने क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया। क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने नाम रख दिया। पक्का? अरे बात आ रही है समझ में? बोलो हाँ है ना? तो 1955 में हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1955 में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास 1955 में आ गया। सेट बी, फिर हमारे पास देखो क्या सेट बी कब आया था भाई बताओ? 1990 में, ठीक है। नाबार्ड 1982 में, एग्जिम बैंक 1981 में। तो 2143 ये है ना, 2134 21243। तो ये आंसर नंबर डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, डी आंसर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मींस, एनपीए का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि बेसिकली एनपीए का मतलब क्या होता है। बेसिकली एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बताओ एनपीए का मतलब क्या होगा? फास्ट बताओ। नॉन फंक्शनल assets, obsolete assets, asset transferred to the company liquidator, loans becoming overdue beyond 90 days। अरे कुछ मत करो। चलिए, नॉन फंक्शनल एसेट, ऑब्सोलीट एसेट्स, असेट्स ट्रांसफर टू अ कंपनी लिक्विडेटर, ये लोन्स बिकम ओवरड्यू बियॉन्ड 90 डेज। बिल्कुल, अगर लोन्स जो है वो अगर 90 दिनों तक अगर ओवरड्यू हो जाए, मतलब ना ही हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो, प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिकवर नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट मतलब समझते हो क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अमाउंट वो भी रिकवर नहीं हो रहा है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड,
ठीक है, अगर इंटरेस्ट अमाउंट भी हमें रिसीव नहीं हो रहा है, कब तक? 90 दिनों तक, तो हमारा लोन एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगा। कमर्शियल बैंक है, एसबीआई कमर्शियल बैंक है भाई। 2005-6 में विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स अर्न द हाईएस्ट रिटर्न ऑन एसेट्स? बहुत सुंदर, यहां पे लिखा हुआ है 2005-6 की बात बताई जा रही है कि in 2005-6 which of the following banks earned the highest return on assets? 2005-6 ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न जो है एसेट्स पे कमाया था? बताइए। 30 डेज नहीं, 90 डेज, 90 डेज, 90 डेज तक, 90 डेज तक। बताइए, फास्ट बताओ एक बार जल्दी से, फास्ट का आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर में भेज दिए मैंने ना। लगा दी मैंने, सेट कर दिया। तो आंसर क्या होगा बताओ? हम 2005-6 की बात बता रहे हैं। 2005-6 में हमारे पास सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो रेवेन्यू जो जिस बैंक ने जो अर्न किया था उसका नाम क्या है बताओ? फॉरेन बैंक। क्या नाम है? फॉरेन बैंक। क्या नाम है बताओ जल्दी से फास्ट? जो हाईएस्ट रेवेन्यू जो अर्न किया है वो बैंक कौन सी है बताओ मेरे भाई? वो है फॉरेन बैंक्स। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया? एक बार इसके बारे में सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि सबका एक है ना, इसके बारे में सोचिएगा और मुझे बताइएगा किसका आंसर बेसिकली एक्चुअल आंसर होगा क्या। फाइनेंशियल एड्स मतलब होता है क्या? एक प्रकार से फाइनेंशियल एड्स का मतलब हुआ हमारे पास कि कौन सा ऐसा बैंक है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एड टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया? बताइए जल्दी से फास्ट, सभी लोग बताएंगे है ना, बताओ जल्दी से फास्ट, कम ऑन।
चलिए एक प्यारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एड टू द डेवलपिंग कंट्री ऑफ एशिया, डेवलपिंग कंट्री ऑफ एशिया। बिल्कुल सही बात है। साफ साफ पता, अगर एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एशिया की जितनी भी जो भाई एशिया में कितने कॉन्टिनेंट आते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जिसमें भारत देश भी एक अपना क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे एशिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ बताओ, पूरे में एशिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, क्या बोला मैंने, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये क्या करता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, उन एशियन कंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि ये फाइनेंशियल एड, मतलब क्या, वित्त से संबंधित बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, द मर्जर, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 13, द मर्जर एंड द मर्जर ऑफ एंड वाज द फर्स्ट मैंड एक्टिविटी आफ्टर द लिबरेशन। अच्छा, किसका किसके साथ किसका किसका मर्जर हुआ था, थोड़ा इसका भी आंसर फिगर आउट कीजिए, किसके साथ किसका मर्जर हुआ था, इसका भी आंसर फिगर आउट कीजिए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलो बताओ जल्दी 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 जल्दी, फास्ट एकदम, बिल्कुल। बताइए फास्ट, इसका आंसर क्या होगा।
देखिए 26 फरवरी सन 2000 की बात है, ठीक है ना, 26 फरवरी 2000 की बात है कि टाइम्स बैंक एंड HDFC बैंक, ठीक है, टाइम्स बैंक एंड HDFC बैंक दोनों का क्या हुआ था बताओ मेरे भाई। टाइम्स बैंक एंड HDFC बैंक का दोनों का हमें मर्जर देखने को मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए द मर्जर ऑफ एंड was the first mad activity after liberalization is option number A, that is Times Bank and HDFC Bank. Option number A is right answer. Next, the first development bank, that is IFCI, was established in, चलो मुझे बताओ, the first development banks IFCI was established in, क्या होगा बताओ जल्दी से, फास्ट, कम ऑन, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक IFCI was established in, बताओ। ठीक है, 1 जुलाई 1948, आपको पता होना चाहिए कि हमने 1 जुलाई 1948 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 1948 की हम लोग बात करें तो IFCI एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 को। 1949 में क्या हुआ था बताओ भाई। भाई हमारे पास जो है बैंकिंग, है ना, सेक्टर का हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब बैंकिंग क्या, RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था, RBI का हमारे पास RBI वॉज नेशनलाइज्ड, ठीक है। चलो तो 1948 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, IFCI। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज व्हाट। चलो ये तो हालांकि डेटा बेस्ड है, इसको हमें फोकस नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट, ये काफी अच्छा सवाल है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट, ये आंसर क्या होगा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट, क्या आंसर होगा, जल्दी से फास्ट बताओ जी। CRR should be increased and bank rate should be decreased. CRR should be decreased and bank rate should be decreased. CRR should be increased and bank rate should be increased. CRR should be decreased and bank rate should be increased. बताइए जल्दी से फास्ट। देखो क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना मतलब ये हुआ, हम लोग CRR और बैंक रेट की बात कर रहे हैं। CRR, इसका आंसर बताओ भाई। CRR और बैंक रेट की बात करें, ठीक है, CRR और बैंक रेट की बात करें। देखो CRR को क्या करना पड़ेगा, CRR को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बोला, कंट्रोल करना है। क्रेडिट को कंट्रोल करना मतलब समझ रहे हो, मार्केट में हमें कम से कम लोन देना है। अरे बोलो जल्दी से फास्ट। ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है। एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है, आओ देखते हैं इसको, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो CRR इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट, तो कंट्रोल मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझते हैं। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या, CRR शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी डिक्रीज्ड। तो CRR शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट, तो देखो हमें CRR को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग CRR को अगर इंक्रीज करते हैं, समझो अगर हम लोग CRR को इंक्रीज करते हैं, इससे क्या होगा बताओ, कि बैंक कम से कम बाजार में लोन देगा। मतलब हमारे पास जो लोन होगा मार्केट में, वो कहीं ना कहीं क्या होगा बताओ, मार्केट में लोन कम से कम दे पाएगा, लेस टू लेस दे पाएगा। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, यहां पे देखो जो बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो बैंक लिखा हुआ है, बैंक रेट, सॉरी, अब मुझे बैंक रेट के साथ क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से फास्ट। मुझे बैंक रेट, तो भाई CRR को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं लेस टू लेस लोन देखने को मिलेगा। बट बैंक रेट की बात करो तो बैंक रेट की क्या खास बात है, बैंक रेट को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। बैंक रेट को भी क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे, इससे क्या फायदा होता है बोलो। बैंक रेट को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो बैंक रेट को इंक्रीज करके हमें ये देखो, बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं, तो बैंक रेट को इंक्रीज करके, समझना, बहुत ध्यान समझना, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो मनी सप्लाई है ना, हम कहीं ना कहीं लेस टू लेस हम लोग मार्केट, मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो बाजार में लेस टू लेस लोन दे पाएगी, मतलब कम से कम जो है वो लोन की फैसिलिटी दे पाएगी, पक्का ना। तो दोनों को ही हमें कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक रेट एक वो रेट होता है जिस रेट से RBI सभी कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक के लिए लोन देती है। RBI सभी कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक के लिए लोन देती है। तो CRR शुड बी इंक्रीज, बैंक रेट शुड बी इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या इसमें। चलो, ये मंद एक बैंक का नाम है, ठीक है ना, पहले बैंक थी, अभी वो मर्ज हो गई,
ठीक है, HDFC के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री द आरबीआई में, चलो आगे डिस्कस करें। अभी यहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी, बाय सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। अच्छा देखिए, अभी कंट्रोल क्रेडिट करने के लिए देखो, सिक्योरिटी बाई करेगी, भाई क्या सिक्योरिटी बाई करेगी तो लोगों को पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो भाई अगर हम किसी से सामान खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना। हमने अगर जनता से सिक्योरिटी बाई की तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, जनता में पैसा फ्लो देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा बताओ, हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ेगी। अरे हाँ है ना, इससे हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा बताओ, हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, बिल्कुल, तो हम सिक्योरिटी को सेल करेंगे, है ना, सिक्योरिटी को सेल करेंगे। अच्छा सिक्योरिटी को सेल करने से क्या होगा, बोलो बता सकते हो क्या, सिक्योरिटी को सेल करने से क्या होगा बता सकते हो मेरे भाई। सिक्योरिटी को सेल करने से हमारे पास खूब सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं बाजार से आएगा, आरबीआई के पास आएगा, और चूंकि बाजार से आरबीआई के पास आएगा तो कहीं ना कहीं वो जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं बाजार से वो कंट्रोल होते हुए दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीआरआर को रिड्यूस करेंगे, इससे भी सर मनी सप्लाई बढ़ेगी, इससे भी सर क्या होगा, सर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, पक्का ना। और इस तरीके से सर बैंक रेट को अगर कम करते हैं, सर बैंक रेट को कम करने से कमर्शियल बैंक बहुत सारा लोन लेगी और बहुत सारा लोन बाजार में बांटेगी, तो इससे भी सर क्या होगा बताओ, कहीं ना कहीं हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ेगी, इससे भी हमारे पास मनी सप्लाई क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा राइट आंसर होगा। चलो आगे डिस्कस करें। विच बैंक इज कॉल्ड द आरबीआई, है ना, बैंक ऑफ इशू। ऐसा कौन सा है जो बैंक ऑफ इशू कहलाता है, बहुत प्यारा सवाल है, ऐसा कौन सा बैंक है जो बैंक ऑफ इशू कहलाता है, चलो फास्ट बताओ। विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू, ठीक है भाई। अब बैंक ऑफ इशू क्या होता है समझिए, हमारे पास एक हम लोग बोल सकते हैं क्या, इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई के पास एक सोल अथॉरिटी है, आरबीआई के पास एक ऐसे क्या है, सोल अथॉरिटी है, जो क्या करता है, जो आरबीआई को ये अधिकार देता है, आरबीआई के पास एक ऐसी सोल अथॉरिटी है जो आरबीआई को एक अधिकार देता है किसका, इशू ऑफ करेंसी का, नोट जारी करने का। आरबीआई नोट इशू करती है किसके जरिए, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आरबीआई नोट इशू करती है, हमारे पास एक था प्रोपोजल रिजर्व सिस्टम और एक था हमारे पास क्या था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पहला प्रोपोजल रिजर्व सिस्टम 1965 में डिलीट हो गया, मतलब हट गया, उसको रिप्लेस करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया, मतलब प्रोपोजल रिजर्व सिस्टम को रिप्लेस करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया। तो इशू ऑफ करेंसी जिस सिस्टम को इस्तेमाल करके किया जाता है उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये क्या है सर, इस सिस्टम के तहत आरबीआई कहीं ना कहीं दो कार्य को करता है, आरबीआई कहीं ना कहीं दो कार्य को करता है। क्या, सबसे पहले 115 करोड़ का गोल्ड, कितना, 115 करोड़ का, ठीक है, गोल्ड, और 85 करोड़ 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, ठीक है, एक्सचेंज मेंटेन करता है। तो ये दो चीजें जो है कहीं ना कहीं वो मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, बोलो हाँ या नहीं, कोई डाउट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एसबीआई कमर्शियल बैंक है। इन ऑर्डर टू इंकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री द आरबीआई में, बहुत बढ़िया, अभी हमें इंकरेज करना है कि जो बैंक है बहुत सारा जो पैसा है वो इंडस्ट्री को दे। इन्वेस्टमेंट कब हो पाएगा, जब बैंक यानी कमर्शियल बैंक बहुत सारा पैसा किसको दे, बोलो, बैंक जब बहुत सारा पैसा इंडस्ट्री को दे, ठीक है, इंडस्ट्री यानी क्यों, है ना, इंडस्ट्री को दे, तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को रिड्यूस करना पड़ेगा। सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो भैया सिंपल सी बात है, लोन नहीं दे पाएगी ना, लोन अमाउंट लेस हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा जो लोन अमाउंट है
कहीं ना कहीं वो दे पाएगी कौन, गिवन बाई कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के द्वारा बहुत सारा जो लोन अमाउंट है वो दिया जा सकेगा। सीआरआर को इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक है ना, नॉट एबल टू गिव है ना मच मोर अमाउंट एज अ लोन। तो एज अ लोन के रूप में बहुत ज्यादा लोन ना, एज अ लोन के रूप में बहुत ज्यादा बाजार में मुद्रा नहीं पहुंचा पाएगी। सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, पैसा आएगा सिक्योरिटी से क्या आएगा बताओ, हमारे पास इससे मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, आया ना, लेस मनी सप्लाई, और हम लोग बोल सकते हैं कि इससे मेरे प्यारे दोस्तों मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, है ना, मनी सप्लाई क्या होगा, रिड्यूस होगा, पक्का ना, चलिए बहुत सुंदर। इंक्रीज बैंक रेट, भैया इंक्रीज बैंक रेट को अगर इंक्रीज कर देंगे इससे भी क्या होगा बताओ, कमर्शियल बैंक क्या करेगी बताओ, इससे भी कहीं ना कहीं फायदा, इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक लेस, है ना, आर एबल टू लैंड द मनी, मतलब कम से कम मनी जो है लैंड कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कि भैया सीआरआर को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी से फास्ट बताओ, कोई डाउट, 40 तक कर दे। 12-15 से ले लीजिए रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग हटानी। हाँ हाँ, चलिए भाई आगे बढ़े। द फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर आर, एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर आर, भाई कमर्शियल पेपर का फीचर्स क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। Features of commercial paper. It is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. The highly rated corporate borrower can raise short-term funds through this instrument. It is an additional instrument to the investing community, या all of the above। कौन सा आंसर राइट आंसर होगा बताओ। काफी प्यारा सवाल है, काफी प्यारा सवाल है, ठीक है, चलो भाई। The features of the commercial paper. It is an unsecured money market instrument issued by the form of promissory note. The highly rated corporate borrowers can raise short-term funds through the its instrument। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे पास जैसे टी बिल्स हो गया, टी बिल्स कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉल मनी हो गया, है ना, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया। इससे हम सब लोग जो अपने जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लेस देन 1 ईयर, इसके संबंधित हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कैपिटल की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, कैपिटल की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इट इज एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, नहीं, और अब जब अब नहीं, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे डिस्कस करें। 21 बैंकिंग ombudsman may reject the complaint immediately after receipt after hearing both parties and at any stage and none of the above। बताओ, हमारे पास एक अगला जो सवाल है वो भी अगला सवाल काफी अच्छा है, देखो बार जल्दी से फास्ट बताओ कि जो बैंकिंग ombudsman है ना, बैंकिंग ombudsman may reject the complaint, देखिए बेसिकली बैंकिंग ombudsman क्या होता है, अगर आपके साथ कोई बैंकिंग सेक्टर, आप जैसे आप गए बैंक में, है ना, अब बैंकों के लिए कोई लंच नहीं होता, आपको बता दूं, जैसे आप बैंक में जाते हो ना, बोलते नहीं लंच चल रहा है, बैंकों के लिए कोई लंच पीरियड नहीं होता, लंच टाइम नहीं होता।
एक एक करके लंच करते हैं, जैसे एक एम्प्लॉय लंच किया, फिर उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय कर सकता है, फिर तीसरा एम्प्लॉय कर सकता है, ऐसे करके उनको उनको सफिशिएंट टाइम मिलता रहेगा। वो तो हमारी आपकी हमारी और एक बोलते हैं ना, एक मानवता होता है कि यार जब कोई खाना खा रहा होता है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ऐसा करके। तो ये बातें होती। बाकी आरबीआई ने कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं बनाया हुआ है कि भैया बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम में कर्मचारियों के लिए स्पेशली 1-2 घंटे लंच के लिए दिया जाएगा। वो अलग बात है, हर बैंकों के अपने प्रावधान होते हैं कि ठीक है थोड़ा सा काम को लेके थोड़ा सा हम एक ब्रेक को लेके हम लोग संदर्भित करेंगे। अब कहानी ये आती है भाई, बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिजेक्ट द कंप्लेंट। अब वो कभी भी अगर मान लो कोई बैंकिंग सिस्टम है, कोई बैंकिंग सेक्टर, कोई बैंक है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई बेकार काम कर रहा है, आपके साथ कोई सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा, तो उस केस में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं उस बैंक के खिलाफ। अब कंप्लेन आपने कर दिया, अब ऐसा नहीं कि आपका कंप्लेन वो मान ही लेगी, नहीं, आपका कंप्लेन रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर लगेगा कि आपने कंप्लेन ऐवे ही कर दिया है, कोई कॉज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसे ही बोल रहे हो किसी के खिलाफ, तो इसलिए वो किसी भी स्टेज पे बैंक आपकी कंप्लेन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज प्रोवाइड्स द टेकआउट फाइनेंस टू बैंक्स एंगेज्ड इन द फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? ये भी काफी अच्छा सवाल है, बताइए सवाल का आंसर बताओ, फिगर आउट करो। Which of the following entities provides takeout finance to bank engaged in financing of infrastructure project? बताओ भाई। चलो, so which of the following entities provides the takeout finance to bank engaged in the financing इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आरबीआई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई बेसिकली टेकआउट फाइनेंस को की फैसिलिटी को अवेल करती है। 23rd देखें, करेंसी चेस्ट बैलेंस विल बी पीरियडिकली वेरीफाइड बाय बैंक्स ऑन ऑफिशियल्स, आरबीआई ऑफिशियल्स, या बोथ एंड बी, या किसका कौन सा आंसर राइट आंसर होगा बताओ। यहाँ पे करेंसी चेस्ट बैलेंस विल बी पीरियडिकली वेरीफाइड बाय, currency chest balance is periodically verified by whom? है ना, सो करेंसी चेस्ट बैलेंस इज पीरियडिकली वेरीफाइड बाय। चलो बहुत अच्छा आंसर दो जल्दी से, फास्ट, क्या आंसर होगा? चलो 2 मिनट दे दो, ठीक, 2 मिनट। करेंसी चेस्ट बैलेंस विल बी पीरियडिकली वेरीफाइड बाय, देखिए करेंसी चेस्ट वो होता है जिससे कि हम सब लोग बेसिकली ना, है ना, अच्छा बैंक्स ओन ऑफिशियल्स एंड आरबीआई ऑफिशियल्स, देखिए बैंक्स ओन ऑफिशियल्स नहीं कह सकते, आरबीआई ऑफिशियल्स कह सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ऑफिशियल्स के जरिए वो करेंसी चेस्ट वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, समझ में नहीं है? ठीक है, समझ में कि नहीं है? तो आरबीआई के ऑफिशियल्स के द्वारा जो है करेंसी चेस्ट को यहाँ पे पीरियडिकली क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है यहाँ पे, है ना, समझ में कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, या बोथ एंड बी? चलिए ये आंसर और ये आंसर आप लोग होमवर्क में बताएंगे। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है।
ये दोनों आंसर आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय द वे अगली क्लास में आप लोग बताएंगे कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एक बार मैच करोगे और फिर बताओगे कि आंसर क्या होगा। हमेशा मैं 1-2 सवाल आप लोग को देता हूँ और कमेंट बॉक्स में फिर बताना कि अगली क्लास में कि भैया इसका आंसर क्या होगा। सेशन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बाद बाकी अगली क्लास में और भी नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। भारत जय हिंद सभी को।